इसलिए बताने के लिए जमाल सिद्दीकी साहब ने वो जो क्वेश्चन पूछा, ट्रिक क्वेश्चन के अरसलान ताज ने क्या कहा था पता है आपको? भाई मुझे पता है, अभी बता दूंगा आपको। एक एक की तकरीर पता है मुझे जो हुई है इधर, वो जो उन्होंने तजावीज़ दी थी वो पता है। आप तो ये कह के बैठ गए कि आपको पता ही नहीं कुछ। सब खैर सर, ये वाहिद असेंबली है सर, वाहिद असेंबली है जहाँ पे ये मौका मेंबरान को दिया जाता है। ना कौमी असेंबली में ना किसी और सूबाई असेंबली में ये कानून मौजूद है कि प्री बजट डिस्कशन हो। सर, ये बड़ी ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अभी बहुत शिकायत की आपसे। ये वाहिद असेंबली है जो इस वक्त कोविड के बावजूद विद SOPs ऑनलाइन चल रही है, और कहीं पाकिस्तान में इस वक्त असेंबलियां नहीं चल रही हैं। ये ऑनलाइन मेरे दोस्त असेंबली अटेंड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहीं और पे ये नहीं हो रहा। ये सारा क्रेडिट सिंध असेंबली, स्पीकर सिंध असेंबली को जाता है कि ये सब किया है। शुक्र अदा करने की बजाय कि आवाज बंद नहीं की, जैसे बाकी 3 असेंबलियों में और कौमी असेंबली में आवाज बंद कर दी है मेंबरान की, नुमाइंदगान की। यहां आपको बोलने दिया जा रहा है जो चाहे, और हम वेलकम करते हैं। तनकीद करें, हम वेलकम करते हैं। हम जवाब देना हमारा हक है, मैं जवाब दूंगा। सर, इस सेशन में डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट जो भी हमारे यहाँ इस वक्त इश्यूज हैं, 6 दिन ये डिस्कशन चली, आज 6ठा दिन है। 54 मेंबर्स ने बात की है। मैं कह रहा हूं कि बाकी असेंबली में कितनी बात की है? जीरो। और यहां 54 मेंबरान ने बात की है, और जो उन्होंने तजावीज़ दी, और मैं उसको आखिर में समअप भी करूंगा जब कहूंगा कि जी इनके साथ ये कैसे फिर आगे इसको आगे लेके चला जाएगा। सर, ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि रेस्ट्रिक्ट करूं अपने आप को, बिकॉज ये एक वाइंडिंग अप स्पीच होती है, जो जवाब देने होते हैं जो मेंबरान के, और जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताना होता है। तकारीर बहुत की गई। वो पहली तकरीर अरसलान ताज साहब के साथ, और आज बिलाल गफ्फार साहब ने भी बड़ी बात की। मुझे लगा पता नहीं हम किसी और मुल्क में हैं। पाकिस्तान ने ये कर दिया, वफाकी हुकूमत ने ये कलेक्शंस कर दी, सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं ये कहीं मैं किसी गलत जगह पे बैठा हूँ। ये फिर मैंने झंझोड़ा अपने आप को, लेकिन मुझे याद थी सारी चीजें। मुझे ये इतनी सारी किताबें जो कि सिंध हुकूमत की छापी हुई हैं, बायनिल रिपोर्ट जो घुमा घुमा के दिखाई है, सिंध हुकूमत की छापी हुई है। हमने फैक्ट्स दिए हैं। मुझे इतनी किताबों की जरूरत नहीं है, अक्सर चीजें मुझे याद रहती हैं। हाँ, जरूर कुछ नोट्स जॉट डाउन करके आया हूं। कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने तारीखी कलेक्शन की है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई कुछ दिनों पहले, जो तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छी बात है, बदलने चाहिए, काम नहीं करता निकालो। वाकई काम नहीं कर रहे थे, अब निकालते चले गए। एक ने काम नहीं किया, जो आपका प्लानर था जिसने सारी प्लानिंग की थी पिछले 22 साल से, तो नहीं, इसलिए 7-8 साल पहले तक तो वो सिंध हुकूमत के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इसके बाद PTI ज्वाइन की, बड़ी प्लानिंग की, पता नहीं 6-8 महीने चले, साल चले, मुझे याद नहीं। काम नहीं किया ना। ये कहते काम नहीं करते, उनको हम निकाल देते हैं। एक को निकाला, दूसरा लाए, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, हम कहते हैं ना जी, हफीज शेख साहब हमारे, उसके बाद सलीम मांडवीवाला साहब को हिस्से के लिए आए थे, लेकिन समझे आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर जो 2008 से 2013 में हफीज शेख साहब थे, उनको लाए। शायद उन्होंने काम नहीं किया, मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं। बल्कि वजीर आजम साहब ने, तो मैंने सुना या किसी एक वजीर ने उनके बारे में कहा कि जी उनकी कारकर्दगी, जबकि उससे एक हफ्ता पहले उनकी कारकर्दगी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, निकाल दिया। बड़ा अच्छा किया आपने निकाला। किसको लाए? जो हफीज शेख साहब से पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शौकत तरीन साहब, उनको ले आए। अच्छा, अब मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा सा कि मैं मुबारक दूं नवीद कमर को कि नहीं, इसलिए कि उसके बाद नवीद कमर थे। अब शायद अगले फाइनेंस मिनिस्टर नवीद कमर, जमान शाह कमर
कमर साफ हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि नवीद कमर इस डूबती हुई कश्ती में सवार नहीं होगा। नवीद कमर इस डूबती हुई कश्ती में सवार नहीं होगा, इसलिए कि मसला इनका नहीं है, कई बार बताया है, मसला असद उमर का नहीं है, मसला हफीज शेख का नहीं है, मसला शौकत तरीन का नहीं, मसला कुछ और है। अब वो सब समझते हैं, इसलिए उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलता। कि तब्दीली कहां करनी है वो सबको पता है, इनके दिलों में भी पता है कि तब्दीली कहां होनी है, लेकिन वो नहीं कर रहे। चले खैर छोड़े। इस हुकूमत ने जो अजीम शान रेवेन्यू कलेक्शन की, उसका जरा जिक्र कर देता हूं मैं। सर, हमें तो नहीं पता जो कलेक्शन की नंबर आते हैं, हमें तो वो पता चलता है ना जो हमें मिलते हैं पैसे। ये कोई अगर टैक्स कलेक्शन उनका काम है, अगर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब फेडरल गवर्नमेंट को कलेक्ट करना या हमें कलेक्ट करने देते, हमसे रिजल्ट दें, तो हमारे सूबे का तकरीबन 80-85% जो रिसोर्स है फेडरल गवर्नमेंट चाहता है। अच्छा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि जी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, आपने भी, और उन सब का जवाब दूंगा, इतने सारे जो आपने प्रोग्राम बताए कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो दूध और शहद की नदियां बहाई हैं वो आपने ही जिक्र किया, तो इसलिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए मैं उनकी और कुछ नहीं कहूंगा। जो हमारी रिलेशनशिप है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, एक है ना, ये आइन की किताब है, इसमें दी हुए रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन और प्रोविंस, एक एनएफसी है जिसके तहत वो कलेक्ट करते हैं टैक्सेस जो डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 है, जिसके अंदर वो कुछ टैक्सेस जो मेजॉरिटी टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें एनएफसी के थ्रू शेयर करना पड़ता है। ये हमारी रिलेशनशिप है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। अगर वो परफॉर्म नहीं करती, उसका नुकसान हमारे सूबे के लोगों को होता है, सूबाई हुकूमत को होता है। उनकी इनएफिशिएंसी का नुकसान सूबाई हुकूमत को होता है, इस सूबे के लोगों को होता है। सर, टोटल जो फेडरल रिसीट्स थी उसमें 679 बिलियन, तकरीबन 680 अरब रुपए, 679.685 बिलियन इन्होंने रेवेन्यू असाइनमेंट्स में कलेक्ट करने थे इस साल, करने हैं, अभी 2 महीने बाकी हैं। स्ट्रेट ट्रांसफर्स में, जिसमें वो ऑयल और गैस की कुछ ड्यूटीज आती हैं, जीडीएस आता है, एक हम उसको भी स्टेट ट्रांसफर्स में शुमार कर लेते हैं, जो हमें इन लिeu ऑफ ऑक्ट्रॉय 0.66% देते हैं, उसमें 80.6 बिलियन यानी तकरीबन 81 अरब रुपए कलेक्ट करने थे। 10 महीने में अगर ये कलेक्शन होती सही, तो 10 महीने में 680 बिलियन में से 566 बिलियन इन्होंने डिविजिबल पूल टैक्सेस के हमें कलेक्ट नहीं करने थे, हमें ट्रांसफर करने थे, माफ कीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, शुरू में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने तकरीर की, मैं एक करेक्शन बता दूं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत 42% सूबों को दे देता है। 42% नहीं मेरे भाई, टाइम अली शाह साहब बैठे, उन्होंने वो एनएफसी अवार्ड किया था, 57.5% सूबों को देता है, इसलिए कि वो सूबों का हक है। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो 80% सूबों को देते थे, वो एनएफसी जो थी, जिसको कई खराब किया, फिर उसको वापस हमने कुछ रिवाइव किया, 57.5% सूबों को मिलते हैं। खैर, उसकी जगह पे हमें मिले कितने हैं 10 महीने में? ये एक रुपया भी आगे पीछे नहीं होगा इसमें। 507.975 बिलियन स्ट्रेट ट्रांसफर्स के 10 महीने में मिलने चाहिए थे, 67.18 मिले हैं 36.127। टोटल मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं, 634 अरब रुपए मिलने थे, मिले हैं 544 अरब रुपए, यानी तकरीबन 90 अरब, 89.4, 90 अरब समझ लें, 90 अरब कम दिए हैं अभी तक। बड़ी अच्छी कलेक्शन की। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि ये इस साल कुछ इनकी फाइनेंस मिनिस्टर इसी लिए शायद चेंज करना पड़ा, ये वजह नहीं थी, ये इनकी आदत सी बन गई है नॉन परफॉर्मेंस की। और उस सिलसिले में मैं पिछले सालों में जो इनकी कलेक्शंस हैं वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं।
बल्कि सबको पता ही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी एक साल के बाद अगले साल में कम कलेक्शन हुई एफबीआर की, और वो माशाल्लाह 2018-19 में। और मैं इसका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इससे मैं अफेक्ट होता हूं, मेरा मतलब है मेरे सूबे के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसमें हिस्सा हमारा है। 57.5% हिस्सा सूबों का है, जो इनकी इनएफिशिएंसी, इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से हमें नहीं मिल रहा। हाँ जी, और मैं जरा सा कंपैरिजन भी कर लेता हूं पिछली गवर्नमेंट का आखिरी साल, सिर्फ, और पीछे नहीं जाता मैं, इसलिए कि बहुत टाइम लगेगा। 2017-18 में, यानी पिछली हुकूमत का आखिरी साल, पूल टैक्सेस में 524.7 अरब रुपए मिले। टारगेट था, रिवाइज जो टारगेट था 547 बिलियन था। 95%, 95.85% उन्होंने हमें पैसे दिए, फेडरल गवर्नमेंट ने। टारगेट से वो तकरीबन 4 से 5% कम हमें पैसे मिले। माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा, पहली बार इस मुल्क की तारीख में, सईद गनी ने भी कहा था कि 47 में हमें आज़ादी मिली, उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ। 71 में हमारा आधा मुल्क हमारे हाथ से गया, उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े बहरान आए, लेकिन ये बहरान जो अगस्त 2018 में आ गया हमारे ऊपर, उसके बाद हुआ क्या, 2018-19 में, यानी पिछले साल हमें मिले 524 अरब रुपए, और अगले साल मिलते हैं 523 अरब रुपए, -0.31%। अच्छा, इन्होंने टारगेट क्या रखा था? टारगेट रखा था 568 अरब रुपए जो हमें देने थे उन्होंने, और दिए 523 अरब रुपए, यानी 86%। पिछली हुकूमत 96%, इन्होंने 10% कम कर दिया अपने टारगेट से, यानी हमें 14% टोटल कम मिला, 86%। अब जी आ जाए 2019-20, शायद कोई बेहतरी आई हो। एक जिसने काम नहीं किया उसे निकाल दिया, दूसरा लाए। टारगेट हमें दिया गया कि आपको मिलेंगे इस साल 761 अरब रुपए 2019-20 डिविजिबल पूल टैक्सेस। मिले कितने हमें? 530 अरब रुपए। हाँ, 523 से ज्यादा था जो पिछले साल थे उससे। ये अब 2 साल हो गए इस हुकूमत को, अभी तक पुराने 17-18 के टारगेट पे खड़े, वो उस पे खड़े थे ये। और ये परसेंटेज की ग्रोथ कितनी है? 1.5% पिछले साल से जो हमें मिले पैसे डिविजिबल पूल टैक्सेस में से, ये नंबर्स है। और टारगेट जो उन्होंने अपने लिए सेट किया था, मैंने कहा ना, पिछली हुकूमत ने 96%, इस हुकूमत यानी जो पीटीआई की हुकूमत आई उसका पहला साल 86%, और उसका दूसरा साल, चलिए 70 कर देता हूं, 69.77, 70%, यानी अचीवमेंट 70%। और फिर कहते हैं कि आप काम क्यों नहीं करते? यहां तो टैक्सेस हमें कलेक्ट करने के लिए दो। और मैं अभी बताऊंगा, सुबाई बड़ी बात हुई थी इधर, सुबाई जो कलेक्शंस की, वो भी आपको नंबर्स दूंगा। आप हमें काम करने दो, हम ही आपको टैक्सेस कलेक्ट करके देते हैं। हमने तो कहा है, हमने ऑफर भी किया है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, सॉरी, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी सूबों को दे दिया जाए। सूबा से कलेक्ट, हमें अपने हिस्से से ज्यादा नहीं चाहिए। हम जो ज्यादा कलेक्ट करेंगे, इसलिए कि डेफिनेटली हमारे सूबे की लोकेशन ऐसी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कि हम टैक्सेस ज्यादा बेहतर कलेक्ट कर सकते हैं। हम छोटे सूबों को, पंजाब को, उनका हिस्सा जो वफाक उनको दे रही है वो गारंटी करते हैं, वफाक जो कमा रही है वो गारंटी करते हैं। ऊपर से अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा लिया तो वो हम रखेंगे, या आप अगर हमने कम लिया तो बाकी जो टैक्सेस आपके, आप जरूर काट लें हमारे पैसों में से। लेकिन वो नहीं मानते। इसलिए अब वो जो कह रहे हैं ना बात कि कलेक्शन, पता नहीं बड़ी बड़ी बातें की थी, अब मैं समझ नहीं आती मुझे। इसी तरीके मैं आपको प्रोविंशियल बता रहा हूं, हमारे पास 3 टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। 3 में से इंशाल्लाह ताला 2 हमारे डिपार्टमेंट्स। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टारगेट 125 अरब रुपए है,
और इंशाल्लाह ताला हम ऑन ट्रैक हैं। इस करंट मंथ में हमारी ग्रोथ सेल्स टैक्स की पिछले साल से 51% हमने ज्यादा कलेक्ट किया। ईयर ऑन ईयर हम 17% ऊपर इस वक्त जा रहे हैं, हमारी 25% का टारगेट है और इंशाल्लाह ताला हम 125 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर साहब पता नहीं कहाँ चले गए, बैठे हैं कलेक्शन करने गए होंगे। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन 85 अरब रुपए का टारगेट है, आप हमसे लीजिएगा 30 जून को 85 अरब रुपए। हाँ, एक डिपार्टमेंट हमें थोड़े से इश्यूज है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, और वो लोगों ने बात भी की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इश्यूज हैं। हमने उसके अंदर खास तौर पे जो स्टैंप ड्यूटी को कंप्यूटराइज करने के लिए एक प्रोग्राम किया हुआ था, जिससे हमें उम्मीद थी कि हम बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली कोताही समझ ले पूरा नहीं हो सका। पूरा उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 जुलाई से हम वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट करें और हम अपने नेक्स्ट ईयर टैक्सेस बढ़ाएं। इस साल जरूर कुछ उसमें कमी हुई है, लेकिन ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस फेडरल गवर्नमेंट से इस साल भी बहुत बेहतर है। तो ये एक चीज जहन से निकाल दी, जो बातें कर रहे हैं इनको मैं डिस्पेल कर दूं। अच्छा, खर्च कहाँ होता है ये आपने किताबों में देखा होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 10 महीने का बिकॉज, और ये ज्यादातर चीजें हमारे पास ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ये सारे नंबर्स। हमें तकरीबन 10 महीने के अंदर सिर्फ सैलरी और पेंशन्स के मद में हम 430 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, यानी 43 अरब रुपए। और ये वो सैलरी है जो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के थ्रू पेरोल पे रन होती है। इसके अलावा जैसे लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो इसमें शामिल नहीं है। हमारे पास जो काफ़ी इदारे हैं, SIUT हो गया, NICVD हो गया, जो ऑन ग्रांट्स हम देते हैं पैसे, वो इसमें शामिल नहीं है उनकी सैलरीज। तो मैं सेफली कह सकता हूं कि तकरीबन सूबा सिंध का सैलरी और पेंशन का खर्चा 50 अरब रुपए पर मंथ है रफली। इस वजह से, और सैलरी आप बंद नहीं कर सकते। सैलरी इस वक्त भी एक सवाल भी हुआ था जब मैं पिछले दिनों फाइनेंस के सवालात का जवाब दे रहा था, कि सवाल यही हुआ था कि 21-22 हज़ार रुपए जो हमारी ग्रेड 1 की सैलरी है, क्या उसमें लोग जी सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, और हम अभी भी सोच रहे हैं कि हम सैलरी और बढ़ाएंगे इस साल। तो ये सारी चीजें रखते हुए जो क्रंच पड़ जाता है, आखिर में परेशानी हो जाती है, खर्च कम करने के लिए पैसे होते हैं, वो डेवलपमेंट साइड पे होते हैं, और इस वजह से वो डेवलपमेंट की आप कम देख रहे हैं। जब जो ये कह रहे हैं ना, वो कोविड में एक पैसा खर्च नहीं हुआ, 5 अरब रुपए, सारे सबने वही चीज कही। यस, इश्यूज हैं उसमें, वो डेवलपमेंट साइड है। हम नॉन डेवलपमेंट साइड पे, इसलिए हेल्थ सर्विस इंडस्ट्री है। जो नॉन डेवलपमेंट कहते हैं ना, वो शाही अखराजात, ये शाही अखराजात वो हैं जो हम SIUT को देते हैं। ये शाही अखराजात वो हैं जो NICVD जिससे सर्विस डिलीवरी करती है। ये शाही अखराजात वो हैं जहाँ से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देती है। हमारी सखर IBA को ग्रांट जाती, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ आपको कुछ। ये वो शाही अखराजात हैं नॉन डेवलपमेंट के। हाँ, एक तनख्वाहें बताया 500 अरब रुपए तो सीधे सीधे इधर गए 10 महीने में, और साल में तकरीबन 600 अरब रुपए। और बाकी जो हम सर्विस डिलीवरी के लिए अपने हेल्थ के अंदर कर रहे हैं, वो खर्च आते हैं। मैं इसीलिए मेरा ख्याल है, पहले बिफोर आई गो टू अदर डेवलपमेंट थिंग्स, मैं टाइम का भी मुझे अंदाजा, मैं कोशिश करूंगा कि 6:30 तक मैं ख़त्म कर दूं अपनी तकरीर। मैं सबसे पहले जो हमें इशू मेजर इस वक्त कोविड का है, उसके बारे में बता दूंगा कि सिंध हुकूमत की क्या रिस्पांस थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की, हमारे सारे डिपार्टमेंट की क्या रिस्पांस थी, और हमने थ्रू नंबर्स बताऊंगा कि क्या अचीव किया, सिर्फ हवाई बातें नहीं। सर, फरवरी 2020 में पहला कोविड का केस आया, 26 फरवरी 2020 को। सिंध हुकूमत में ज्यादा जो पहले बातें की उस पर नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, हमने क्या सोचा कि जी वो SOPs,
लोगों को बंद सोशल डिस्टेंसिंग करना, लॉकडाउन्स लगाना, जिस पे क्रिटिसिज्म हुई और अब कहते हैं कि जी जिसका फ़ायदा सबने उठा। और अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ कि जो लॉकडाउन्स हमने लगाए थे मार्च 2020 में, उसकी वजह से कोविड का फैलाव कुछ कम हुआ इनिशियली। उसके बाद जब वो ओपन होने शुरू हुए ना पिछले साल ईद से पहले, हमने लॉकडाउन जो लगाए हुए थे कुछ कोर्ट्स की ऑर्डर्स की वजह से, आप सबको याद होगा, अचानक खुल गए। और इस वक्त एनसीओसी में वफाकी हुकूमत ने पेश किया एक नंबर कि जी पिछले साल ईद से पहले ये लेवल था, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है, और उस ईद के एकदम बाद वो 4 गुना बढ़ गया। और वो बेस आज के बेस से बहुत कम था, यानी उस वक्त अगर 100 पेशेंट थे तो इस वक्त 300 पेशेंट हैं, और 100 से बढ़ के वो 400 हो गए। मैं नंबर्स दे रहा हूँ, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, 400 हो गए, तो इस वक्त 300 है। तो हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त कोर्ट के हुक्म पे अभी भी वो क्लिप्स पुरानी चला रहे हैं लोग कि जैसा शायद सब खुल गया है। ये सिंध हुकूमत थी जिसने ये सारे इकदाम किए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने रहम किया हमारे ऊपर, अल्लाह ताला ने करम किया और हमारी कुछ बचत हुई। लेकिन अब ये मैं बताऊं भी ना विद नंबर्स, में आपको बताना चाह रहा हूं सिंध ने क्या तरीका था। ये पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लोगों को दूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग हो ताकि वायरस ट्रांसफर ना हो एक से दूसरी जगह पे, और टेस्टिंग करें। सिंध के अंदर आज तक 3 मिलियन, ये कल तक की बात है, आज एक्स्ट्रा होंगे कल के नंबर्स हैं ये, 3,725,821 टेस्ट हुए। ये अगर इसको पॉपुलेशन का पर मिलियन करें तो बनते हैं 77,816 टेस्ट पर मिलियन। बाकी 3 सूबों के भी मेरे पास डेटा इसलिए आता है कि रोजाना वो शेयर करते हैं, हम भी शेयर करते हैं सारे, वो डेटा मेरे पास है। और कल तक का डेटा मैं समराइज कर देता हूं। बाकी तीनों सूबों में जो टेस्ट पर मिलियन है तीनों के मिला के 41,702, सिंध के 77,816, 87% ज्यादा बारिश 3 सूबों से। आपने कहा क्या किया आपने, कहां पैसे गए? ये टेस्ट जो है ना हमने अपने कराए, ये टेस्ट की किट्स नहीं दे रहे थे हमें। हाँ, वैक्सीन पे भी आऊंगा, जब वैक्सीन की बात अभी करूंगा मैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ नंबर्स पे आ जाता हूँ। ये सारे हैं आज ये रीसेंट नंबर्स, और क्या पोजीशन है ये सब मैं छोड़ता हूँ। इस वक्त हालात थोड़े तशवीशनाक हैं। इस वक्त जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उन सब में इंसिडेंट्स बढ़ रही है कोविड की। और सिंध के अंदर कराची शहर और उसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स, बल्कि 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट्स कराची शहर के और एक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, इनमें 10% से ज़्यादा है कोविड की पॉजिटिविटी। और सबसे ज़्यादा हमारे पास कराची ईस्ट और हैदराबाद में है, और इस वजह से हम उधर कर रहे हैं फोकस ज़्यादा। और बाकी जगहों पे भी मैंने 31 मार्च को फेडरल गवर्नमेंट से कहा था कि आप इंटरसिटी और इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद करें, नहीं मानी, आप जाके माने। मतलब हालत यही थी कि कहा भी ये गया था कि आप लोग एहतियात करें, नहीं तो हिंदुस्तान जैसा हाल हो जाएगा। और सब लोग ये कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसा हाल हो जाए फिर हम सख्तियां करें। सख्ती 2-3 हफ्ते की करनी थी सिर्फ, ताकि फैलाव रोके, जो हमने पिछले साल मार्च में किया था, लेकिन वो नहीं मानी गई। हाँ जी, अब आ जाए। एक तो हो गया टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद जो अमवात हुई हैं कोविड की वजह से सूबा सिंध में, या मैं पहले बाकी सूबों को बता दूं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा कोविड की अमवात की शरह नहीं, नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्ट, नंबर डाइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड, वो जो शरह बनती है 2.9%। और ये अगर किसी को देखनी है तो एनसीओसी जो फेडरल वेबसाइट है मिनिस्ट्री की, उसी का पर्चा है, उधर ही से मैंने आज सुबह ही निकाला है। 2.9%, पंजाब की 2.8%, में एजे के 2.8% है, गिलगित बल्तिस्तान 2% है, बलूचिस्तान की कम है 1.1%,
और सूबा सिंध की 1.6%, यानी जो पेशेंट इन्फेक्ट हो जाते हैं उनमें से 1.6% अल्लाह ताला को प्यारे हुए, जबकि सूबा KPK में और सूबा पंजाब में ये तकरीबन 2.8 और 2.9% है। ये इलाज का तरीकाकार है ना हमारा, ये फैसिलिटीज है ना जिनकी वजह से ये हो रहा है। अब आ जाएं रिकवरीज पे। सूबा पंजाब की रिकवरीज का रेशियो है, जो टोटल इन्फेक्ट हुए उनमें से जितने रिकवर हुए हैं, ये सारे इधर ही के नंबर्स हैं इनके। 84%, KPK के 88%, बलूचिस्तान के 92% और सूबा सिंध के भी 92%। यानी रिकवरी भी हमारी बेहतर है बाकी सूबों से, इसी वजह से कि हम ज्यादा बेहतर सहूलियात इधर देने के काबिल हुए हैं। इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो इन्फेक्ट हुए थे, उनमें से एक्टिव कितने रह गए? पंजाब में 13% केसेस अभी तक एक्टिव है, यानी अभी तक उनको जो इन्फेक्ट हुए थे अभी तक वो बीमार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 8.6%, बलूचिस्तान में 6.1% और सूबा सिंध में 6%, यानी आधे से भी कम जो बड़ा सूबा है उससे। ये सारी चीजें आप बातें चाहे जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, ये नंबर्स बता देते हैं आपको, ये हकीकत ये चीजें बताती हैं कि असल में किस सूबे ने काम किया है और किस सूबे ने। मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूं, अल्लाह करे कि और ज्यादा बेहतर। वो 1.5 अरब की वैक्सीन अभी आई नहीं, 1.5 अरब जो आप कह रहे हैं ना, 1% की वैक्सीन कोई सूबा नहीं ले सका। इसलिए अगेन मैं कहता हूं, अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत पहले पैसे मुख्तस कर दिए थे, ना हमें रेट बताते हैं कि किस रेट पे वो खरीद रहे हैं ताकि हम ज्यादा महंगी ना खरीदें वैक्सीन, ना हमें फेडरल गवर्नमेंट, हमने ये फेडरल गवर्नमेंट से कहा पैसे हम आपको दे रहे हैं, आप हमारे लिए खरीद लीजिए। मैंने खुद कहा है और राइटिंग में दिया हुआ है, लेकिन अभी तक वो करने के लिए तैयार नहीं है। और ज्यादातर वैक्सीन वैसे भी हमें हमारे ब्रादर मुल्क चाइना से आ रही है, बाकी जगह से तो वैक्सीन हमें इस अनफॉर्चुनेट था बड़ा, ये मैं क्या बोलूं, हम सब ने इसका नुकसान उठाया है कि जो प्रोक्योरमेंट थी वैक्सीन की, उसको जिस तरीके से तबाह किया गया, बातें बड़ी बड़ी हुई। अब इस साल हमारा प्लान है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3-4 दिन पहले दिया है हमें, कि 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे बाय एंड ऑफ द ईयर। हम तैयार हैं हर किस्म की मदद के लिए। हम इंशाल्लाह ताला जो भी टारगेट्स वो सेट करेंगे हम पूरे करेंगे, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वबा को सीरियसली लिया जाए, इस वबा के लिए प्रॉपर एक्शन लिया और वैक्सीनेट करके हर्ड इम्यूनिटी जल्द से जल्द लाई जाए। और भी बातें हुई थी। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ कि हमने इस साल जो है ना डेवलपमेंट पे ज़्यादा लोगों की फोकस थी, तो वो डेवलपमेंट का सिर्फ मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी डिटेल सारी उधर मौजूद है। 2 नॉन डेवलपमेंट साइड पे, जैसे हमने कहा सर्विस डिलीवरी, हमारे अस्पताल, स्कूल्स अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से सारा एक हुआ कि ऑफ एंड ऑन जो बंद होते रहे, और तालीम पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अफेक्ट हुई, पूरे पाकिस्तान में अफेक्ट हुई और सिंध में भी अफेक्ट हुई है उस वजह से। लेकिन ख़ास तौर पे हेल्थ के शोबे में हमने पूरी कोशिश की और हम अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इस सूबे के लोगों की खिदमत कर सकें। सर स्पीकर साहब, पिछले साल हमने 435 स्कीम्स कंप्लीट की थी डेवलपमेंट की। इस साल इंशाल्लाह ताला 572 स्कीम्स हम कंप्लीट करेंगे 30 जून तक। और कोशिश हमारी यही है कि डिस्पाइट हमारे सारे जो इश्यूज़ हैं उसमें हम स्कीम्स कंप्लीट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जो मेजर स्कीम्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। हम SIUT का तकरीबन 1.7 अरब रुपए की स्कीम है, जो पिछले सालों से चल रही थी, पिछले ज़्यादा सालों से नहीं, 29 मई 2020 को अप्रूव हुई थी ये स्कीम, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 1.731 बिलियन इंशाल्लाह ताला खर्च करके हम एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ऑफ SIUT ये कंप्लीट करेंगे। हम जो THQs अपग्रेड कर रहे हैं, टनो मोहम्मद खान, टनो लाया, जामशोरो, ये इंशाल्लाह ताला इस साल कंप्लीट करेंगे।
बदीन शिकारपुर वाले DHQs को कंप्लीट करेंगे। लियारी जनरल हॉस्पिटल में एक ट्रॉमा सेंटर है वो बनाएंगे। इरिगेशन सेक्टर में हमने लाइनिंग, बहुत बातें की गई जी इरिगेशन में खर्चा हो रहा है, तो भाई इकोनॉमी की बैकबोन है, आप ज़राई कंट्री हैं, ज़रात पे आपके डिपेंडेंस है। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हो गया, उस पर नहीं खर्च करेंगे, पता नहीं क्यों आपको परेशानी होती है अगर इरिगेशन में खर्च होता है। और जाके देखें वो प्रोजेक्ट्स, देखें जो लाइनिंग कराई है हमने, जो हमने अपग्रेड किया इरिगेशन सिस्टम को। प्लीज निकलें बाहर आप जाके, और तस्वीरें, बुरी चीजें आप जरूर पॉइंट आउट करें, लेकिन जो अच्छी चीजों कहीं उसका भी जिक्र कर दिया करें। उसकी स्कीम्स है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहता। लोकल गवर्नमेंट साइड पे स्कीम्स है, इधर मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा कि 15 मिनट में मैंने कोशिश करके खत्म करना है। इधर बड़ी बात हुई कि जी कराची के लिए कुछ नहीं, कराची को नहीं दिया, कराची, वाकई कराची को कम दिया। और मैं वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में भी लेके आया हूँ, फेडरल गवर्नमेंट जो कर रही है उसकी भी डिटेल्स कुछ लेके आया हूँ, वो सब मैं आपको बताऊंगा जितने जल्दी हो सकेगा। कराची में इस साल डिस्पाइट ऑल द इश्यूज बजट से बाहर बजटेड ये स्कीम्स नहीं थी, जरूरत महसूस की। और इस साल आउटसाइड बजट हमारी, मेरा ख्याल है टोटल 7 या 8 स्कीम्स है, और 80% खर्चा उनमें कराची की स्कीम्स में। वो नंबर्स एग्जैक्टली होंगे। गुलबाई से वाई जंक्शन रोड की हालत खराब थी, जो लोग उस इलाके के हैं वेस्ट के उनको पता होगा, बाकी को भी पता होगा, ऑक्स में जाते हैं अक्सर लोग। उस स्कीम को 1017 मिलियन, 1 अरब और 17 मिलियन रुपए में इंशाल्लाह ताला जून 30 तक वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी संडे को गया था, वहाँ पे कुछ इश्यूज है कि जो ड्रेनेज वर्क्स थे, वो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थी उनमें सुअर सारे खराब थे, तो वो भी मैंने कहा नहीं भाई आधा काम नहीं करेंगे, ये पूरा काम है। तो मैंने उन्हें टाइम दिया कि आप रोड कंप्लीट कर लेंगे, जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स है वो 30 सितंबर तक आप ख़त्म करें अगले साल, अगले माली साल के। और जी हमने मेहरान हाईवे लांडी के अंदर, मलीर के अंदर 941 मिलियन की आउटसाइड बजट ये स्कीम अप्रूव की। ये सारी स्कीम्स है जो बजट में नहीं थी, हमने आउटसाइड बजट अप्रूव की ताकि ये काम हो। साइट बहुत तबाह है, मैं मानता हूँ, गया हूँ साइट के अंदर। हमने एक स्कीम जिसपे काम अब शुरू हो गया है, 1037 मिलियन की है। साइट एरिया के 13 रोड हैं या कितने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो रोड्स उनके कंप्लीट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने पहले भी बताया था कराची की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है जो ओवर द इयर्स, और मैं अनफॉर्चुनेटली मुत्तहिदा के एक आध दोस्त बैठे हैं इधर, ज़्यादा लोग नहीं हैं। कल कंवर नवीद साहब की भी तकरीर मैंने सुनी थी और उन्होंने बताया, मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से जब वो DMCs, हमारे पास DMC सेंट्रल का सिर्फ जिक्र करूंगा, थोड़ा सा जिक्र करूंगा, उससे आपकी शायद आंखें खुले कि होता क्या रहा है इधर। हमने ये प्लान बनाया था कि कराची की रिक्वायरमेंट इतनी है कि हम गवर्नमेंट बजट से, फेडरल गवर्नमेंट से भी मांगते रहेंगे, नहीं होगा, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमें इंटरनेशनल एजेंसी सबको टैप करना है। वर्ल्ड बैंक को हमने टैप किया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने स्कीम्स कंसीव की हैं। यहाँ पे आपने बात की थी साउथ को पानी देने की, डिफेंस को, सब चीज़ें याद हैं, ये ना करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब चीज़ें पता होती है। साउथ को पानी देने की बात की थी, 30 MGD की हम एक लाइन धाबीजी से साउथ डिस्ट्रिक्ट, उसमें 10 MGD हम रखेंगे। धाबीजी में हमारा इकोनॉमिक जोन बन रहा है उसके लिए, और 20 MGD पानी हम पोर्ट कासिम के थ्रू समंदर से एक पाइपलाइन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, और उस पर काफ़ी काम आगे हुआ है। ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये जो गंदा पानी, सीवेज का पानी समंदर में जा रहा है, उसको हमने ये कहा कि ट्रीट करके और फिर इसको इस्तेमाल करें। और अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि ना सूबाई हुकूमत ना फेडरल गवर्नमेंट वो कर सकेगी। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उस पर एक कीमत लगा के, ताकि हम वो पानी बेचें आगे इंडस्ट्रीज़ को, और हम उस प्रोजेक्ट को वायबल, फीजिबल कर सकें। वो TP1 और TP3 30 अरब और 80 अरब के ये प्रोजेक्ट्स हैं, 110 अरब के टोटल। हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगेन मेजर रोड्स के लिए 3 बड़े रोड्स हैं जो हमने किए हैं। ब्रिज एंड रोड ओवर कुरंगी क्रॉसिंग टू KPT इंटरचेंज,
ये 9.5 अरब रुपए की स्कीम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं हम, उसका एक तरीका रखा है कि इसको हम फीजिबल कैसे करेंगे। मारीपुर रोड से वाई जंक्शन, इसकी 11 अरब रुपए की स्कीम है जो हम अगेन पीछे समुद्र की तरफ से ले जाना चाह रहे हैं। और ICI इंटरचेंज एट ICI ब्रिज और जिना ब्रिज 900 मिलियन के, इसलिए कि ये बॉटल नेक्स हैं इन इलाकों में। ये तीनों पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, और हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट अल्लाह ताला का शुक्र है कि तीनों सूबों से, वफाक से, बल्कि एशिया में छठे नंबर पे है। वाहिद 2 सूबे, 2 सब नेशनल एंटिटीज हैं जिनको मुल्कों की तरह कंसिडर करते हैं, उसमें सिंध सूबा एक है, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट ये सारे काम कर रहा है। इसके अलावा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रॉब्लम है पानी का, हम सबको पता है। उसके लिए हम हब से जो वाटर सप्लाई है उसको इम्प्रूव करके, ताकि पूरे 100 MGD पानी हम उधर से ले सकें। 13 अरब रुपए का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी, और ये भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। तो ये 2 PPP प्रोजेक्ट्स जो कराची के मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मलीर एक्सप्रेस वे है, गोट की कंदकोट ब्रिज है, M9 से N5 लिंक रोड है, और जो हम कर चुके हैं वो खैर लंबी, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इंशाल्लाह बजट स्पीच में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। वर्ल्ड बैंक से हमने बात की, वर्ल्ड बैंक से हमने कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एक लिया है, टोटल